अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चैंपियन टीम, चैंपियन एटीट्यूड, चैंपियन सिलेक्शन और चैंपियन माइंड इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट टीम इंडिया, जिन्होंने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का सफर अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेटों से हराकर स्टार्ट किया है इन दुबई। और पूरे मैच में इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा कमांड में लगी। और बड़ी टीमों की एक निशानी होती है कहीं ना कहीं इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ये परेशानी ज़रूर होगी कि हमने 30 पे 5 आउट करने के बाद वी लेट बांग्लादेश को 220+। तो कहीं ना कहीं इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ये परेशानी होगी, बिकॉज अगर इस तरह की गलती या इस तरह की परफॉर्मेंस 5 खिलाड़ी आउट करने के बाद अगर आपने किसी टॉप टीम के अगेंस्ट, हमने हमेशा देखा है इंडिया लीग गेम्स में आईसीसी का कोई भी इवेंट हो हमेशा डोमिनेट करता है, हमेशा पूल जिस पूल में भी हो इंडिया हमेशा टॉप करता है। मगर कहीं ना कहीं वो जो छोटी छोटी गलतियां इंडिया लीग गेम्स में कर रहा होता है वो एक्सपोज हो जाती हैं इन अ नॉकआउट गेम। और इसी वजह से हमने इंडिया को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप्स के और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारते हुए देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर कहीं ना कहीं पूरी टीम को लेकर बैठेंगे। और जो गलतियां उनसे हुई हैं, देखें वेस्ट दुबई की इस पिच पे अगर आप तगड़ी बॉलिंग करें या वो केएल राहुल का वो कैच हो जाता तो कहीं ना कहीं ये 228 भी ट्रिकी हो जाना था। एंड फ्रॉम 33 फॉर 5 टू 228, देखें इंडिया ने गलतियां की, मगर क्रेडिट देना चाहिए तौहीद और जाकिर को जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। और अफसोस रहेगा वो जो अक्षर पटेल की हैट्रिक नहीं हो सकी, रोहित शर्मा से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छूटा, मगर उसके बाद जो जाकिर और तौहीद ने बैटिंग की, जो जिस टेम्परामेंट से रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा वाला बॉल स्पिन हो रहा था। एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बांग्लादेश विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आउट ऑफ दिस गेम। उन्होंने 228 रन किए, जिसमें जाकिर अली ने 60 आउट किया, 100 किया तौहीद ने। और उन्होंने एक ऐसा टोटल इस पिच पे लगा दिया था कि जिस टोटल पे अगर वो अर्ली विकेट्स लेते तो वो इंडिया को अंडर प्रेशर कर सकते थे। तो इंडिया की बॉलिंग जब आई, इंडिया ने जब पहले बॉलिंग की, जो इंडिया की बॉलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उनके जो मेन बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को अवेलेबल नहीं है। और मोहम्मद शामी पे बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया को भी बात करते मैंने सुना है, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी प्लेयर, इंडियन एक्स प्लेयर भी, जो वो पिछली सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड खेले हैं, ना तो उनकी वो पेस नज़र आ रही थी, ना वो रिदम नज़र आ रहा था, ना उनकी जो ऑफ द पिच बॉल अंदर बाहर जाता है वो नज़र आया। कहीं ना कहीं अब हम क्रिकेटर हैं, हमें पता है कि एक फास्ट बॉलर जब इंजरी से वापस आता है तो उसको 5 से 6 मैचेस लगते हैं वापस अपने रिदम में आने में। भले उसकी फिटनेस सही हो, बट कहीं ना कहीं वो देखें 2023 का वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद उन्होंने लास्ट सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड कम बैक किया, तो कहीं ना कहीं दिमाग में डाउट्स होते हैं, आपकी बॉडी उस तरह बॉल पे नहीं लग रही होती। लेकिन क्या कमाल तगड़ा स्पेल किया उन्होंने, वो इस चीज को प्रूव किया कि अगर जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में नहीं है तो वो इस बॉलिंग अटैक के लीडर हैं। उन्होंने 5 विकेटें उस पिच पे ली जो कि स्पिन डोमिनेंट पिच थी। जब हम यही बात करते हैं ना पाकिस्तान की कि जी स्पिन पिच है तो फास्ट बॉलर हमारे रन लीक कर रहे हैं, जो जो वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स होते हैं दे डोंट नीड अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द पिच टू टेक विकेट्स। वो आज मोहम्मद शामी ने प्रूव किया। कुछ लकी डिसमिसल भी उनके हक में गए, मगर जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस लेंथ में पिच के हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे थे, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेटें ली। और हर्षित राणा जो कि एक लास्ट मिनट सिलेक्शन थे। और ये चीज़ होती है कि जब बड़ी टीमें होती हैं ना, उनका अगर आखिरी टाइम पे भी कोई बड़ा प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उन्होंने पूरी काम किया होता है, पूरी उनकी वर्किंग होती है, तो रिप्लेसमेंट लाइक टू लाइक कहीं ना कहीं उनके पास अवेलेबल होती है। ये चीज़ हमने देखी है पाकिस्तान में, जब सैम अयूब इंजर्ड हुए तो हमारे पास कोई उनकी रिप्लेसमेंट नहीं थी। उस रिप्लेसमेंट को फिल करने के चक्कर में हमने पूरे के पूरे स्क्वाड का बेड़ा गर्क कर लिया। इंडिया की बैटिंग आई थिंक 228 वाज आल्सो अ ट्रिकी टोटल ऑन दैट ट्रैक। बड़ा स्लो पिच था, स्पिन हो रहा था, फास्ट बॉलर्स का बॉल भी उस तरह बल्ले पे नहीं आ रहा था। हमेशा हमने देखा है कि दुबई वनडे क्रिकेट के हिसाब से कभी भी हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा।
लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा आपको शुभमन गिल को, जिस तरह की मेच्योरिटी उन्होंने दिखाई। अक्सर हमने शुभमन गिल को हमने देखा है कि वो बायलैटरल सीरीज में बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं और उनको बायलैटरल सीरीज का किंग भी बुलाया जाता है। और कहीं ना कहीं इंडियन एक्स क्रिकेटर्स और इंडिया के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि शुभमन गिल या तो बड़े मैचों में या आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें इंडिया के लिए उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते। लेकिन इस दफ़ा जो शुभमन गिल आए हैं, जिनको वाइस कैप्टन भी इंडियन टीम का बना दिया गया है, उनका मेच्योरिटी लेवल किसी और ही लेवल पर था। और जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली, पहले तो रोहित शर्मा जिन्होंने अपनी फॉर्म राइट टाइम पे पकड़ी है, जो 100 किया उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी बड़ा कंफर्टेबल लगे इस मुश्किल पेच पे। उन्होंने 40 रन किए, 80 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। तो कहीं ना कहीं गेम को इंडिया ने अपनी साइड पर ओपनिंग पार्टनरशिप के थ्रू ही कर लिया था। जब रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद विराट कोहली भी आउट हुए, सुरेश अय्यर आउट हो गए, उसके बाद जब अक्षर पटेल भी आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं लगा कि यार कहीं अब एक विकेट इंडिया की गिर गई तो इंडिया कुड बी इन ट्रबल। क्योंकि जिस तरह का वो पिच था नए बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल था। मगर उस जगह पर जो शुभमन गिल ने वो मेच्योरिटी दिखाई है, उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, इस तरह की इनिंग्स ही आप हमेशा त्वक्का करते हैं दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन से। हाँ जी, बिल्कुल वो बाबर आजम से नंबर 1 के जो रैंकिंग है, बहुत सालों के बाद बाबर आजम लूज कर चुके हैं। और शुभमन गिल इस वक्त दुनिया के नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में वनडे के बैट्समैन है। और उन्होंने वो प्रूव किया है जिस मेच्योरिटी से, जिस तरह का ब्रिस्क स्टार्ट उन्होंने लिया था, लेकिन जिस तरह विकेट गिरने के बाद उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया। और इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन, जो केएल राहुल कहीं ना कहीं पूरी इंग्लैंड सीरीज में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। हमने इंडियन मीडिया में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, उनके जर्नलिस्ट, उनके एक्स क्रिकेटर्स को बात करते देखा कि भाई ऋषभ पंत को डालो, केएल राहुल के बस की बात नहीं है, केएल राहुल की उस तरह की फॉर्म नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने हमेशा देखा है कि रोहित शर्मा ने हमेशा केएल राहुल को बैक किया है इन एनी ऑफ द फॉर्मेट। और मुझे कहीं ना कहीं केएल राहुल बहुत अंडररेटेड लगते हैं। मुझे लगता है वो बेचारे जितनी परफॉर्मेंस देते हैं उनको उतना क्रेडिट भी नहीं मिलता, और अगर उनकी फॉर्म थोड़ी सी खराब होती है तो वो कहीं ना कहीं, मुझे हमेशा लगता है वो ओवर क्रिटिसाइज्ड होते हैं। और हमेशा इंडिया का कोई प्लेयर जब टीम से बाहर होता है तो कहा जाता है कि शुभमन गिल को रेस्ट दिया गया, कहा जाता है कि जी फलां प्लेयर को रेस्ट दिया गया। लेकिन केएल राहुल जब भी ड्रॉप होते हैं उनको बोला जाता है कि केएल राहुल इज ड्रॉप फ्रॉम द स्क्वाड। और कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेयर हैं, टेस्ट में ओपनिंग कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग कर रहे होते हैं, इंग्लैंड में ओपनिंग कर रहे होते हैं, कभी नंबर 4 पे आके रन करते हैं, अगले मैच में 5 नंबर पे खेल रहे होते हैं। एक प्रॉपर जो एक टीम मैन होता है, एक टीम प्लेयर होता है, उस तरह के वो प्लेयर हैं। कभी विदाउट ग्लव्स मैच खेल रहे होते हैं, कभी एज ए कीपर खेल रहे होते हैं। तो इस तरह का जो प्लेयर होता है वो हमेशा टीम में एक तो जान डाल के रखता है, टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बना के रखता है। और कहीं ना कहीं इस तरह के प्लेयर को बैक करने की ज्यादा जरूरत होती है आपको जब वो फेल होता है। तो अगर अब इंडिया की कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूं, जो मैं कल पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहा था कि भाई जो अब न्यू नॉर्मल है इन वनडे क्रिकेट, आप 5 या मैक्सिमम 6 बैट्समैनों से खेलते हो, आप 2 से 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स खिलाते हो, फिर जाकर सर आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। आप अगर आज इंडिया की बॉलिंग लाइनअप देखते हैं तो उसमें आपको हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर नजर आएंगे, उसमें आपको अक्षर पटेल ऑलराउंडर नजर आएंगे, उसमें आपको जडेजा ऑलराउंडर नजर आएंगे। जर्मन बैट्समैन विकेट कीपर को मिलाकर 5 खेल रहे हैं सर इन पिचेस पे, स्पेशली यूएई तो फिर भी थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वहां पे आपको जर्मन 7 बैट्समैनों की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी पाकिस्तानी टीम से रिक्वेस्ट है कि भाई 5 जर्मन बॉलरों के साथ खेलें, बड़े दिल से खेलें। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कौम को खुशी दे सकते हैं। इंडिया को पकड़े, आप इंडिया को मैच आएंगे, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं न्यूजीलैंड इंडिया को इस पिचेस पे हरा सकता है। जो आज का पिच मैंने देखा है ना, तो इंडिया और न्यूजीलैंड का जब मैच होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं कि उस मैच में कहीं भी इंडिया फेवरेट नहीं होगा। जो न्यूजीलैंड की इस वक्त टीम है ना, जिस तरह के 3 स्पिनर्स हैं उनके पास, और जिस तरह के स्पिनर्स को खेलने वाले उनके पास बैट्समैन है, अगर आपने कहीं इंडिया को हरा दिया
मैं बता रहा हूँ न्यूजीलैंड भी इंडिया को हरा देगा, तो आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो पाकिस्तानी टीम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, वट एवर, जस्ट ऑब्वियसली आपने भी टीम मीटिंग में ये बात की होगी, जस्ट थ्रो दैट इन द बिन, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट गेम। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत 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 बुरी खबर यह है कि फ़खर जमान हमें अवेलेबल नहीं होंगे, जिन्होंने हमेशा इंडिया के खिलाफ स्कोर किया है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम्स में परफॉर्मेंस दी, और वो पाकिस्तान के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैट्समैन है फॉर लास्ट 7 to 8 years। इमामुल हक को उनकी जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। हाउ मच डिफरेंस विल ही मेक, मैं हमेशा उनके बारे में बोलता हूँ, उनको टीम में होना चाहिए, बट वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं प्लेइंग विद इन फ़खर जमान। तो अब देखना ये है कि अब बाबर आजम ही ओपन करेंगे या उस्मान खान को डाला जाएगा, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं सऊद शकील बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर द ब्रिलियंट विन, एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द गेम जो 23rd को होगी। लुक आउट फॉर दैट। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।